Good morning, students. Welcome to all of you in my YouTube channel. You are heartily welcomed in our YouTube channel. You are watching English with Nawab Singh Beniwal. We were studying about the tenses. In our last classes, I have discussed some parts of present tense as present indefinite, present continuous and present perfect continuous also. Today's class we will discuss about past indefinite tense. After completing four parts of present tense, we will discuss the past indefinite. But before starting our class, I request you to subscribe this channel and press the bell icon so that you can get notifications of my new videos. Don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of my new videos. Now let us start our class. Let us see on the board. So I was telling that we have completed the four parts of present tense. Today's class we will discuss past indefinite. It is very important tense, past indefinite. The today's topic is past indefinite tense. It is also called the simple past. Past indefinite tense can be called simple past. It is very important tense. It's huge with many tenses. It has the sequence with many tenses. It is the tense which is used more and more with other tenses. At first, I talk the identification. In the introduction of the tense, I can say that the action has happened. In past indefinite, the verb was completed in the gone time, यानी बीते हुए समय में काम पूरा हो गया था. जब पास्ट इंडेफिनिट की हम पहचान की बात करते हैं तो पहचान में हम करें द एक्शन विच वॉज कंप्लीटेड इन पास्ट, जो काम भूतकाल में पूरा हो चुका था, उसके लिए सिंपल पास्ट यूज किया जाता है. और फॉर द फिनिश्ड एक्शंस इन हिंदी देयर आर सम लेटर्स यूज्ड एज द साउंड ऑफ आ ई ए. तो जो काम पूरे हो चुके हैं उनके लिए पास्ट इंडेफिनिट आता है और इनके लिए हिंदी में कुछ स्वर, कुछ बाउल्स यूज किए जाते हैं, जैसे आ ई ए की मात्रा आती है. जैसे मैं ये कहूं कि हिंदी में इसकी हिंदी पहचान जब हम देखते हैं तो हिंदी वाक्यों के अंत में आ ए ई की मात्राएं मिलती हैं. तो ये इट वाज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस. नेक्स्ट
starts, we will talk about the verb. What is the form of the verb in past indefinite tense? In past indefinite tense में क्रिया की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? तो I say it is the only tense, केवल एकमात्र ऐसा टेंस है जहां पर क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड negative and interrogative sentences we use did plus first form. In assertive sentence, in positive sentence, in positive sentence और पॉजिटिव सेंटेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो यहां इतना समझ लेना है कि विथ ऑल द सब्जेक्ट, इवन दो सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, नो मैटर, ऑलवेज यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कर्ता एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। If the sentence is negative और interrogative, यदि वाक्य नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है, then we have to use did plus first form. It means after using did you have to use the first form of the verb. ये did लगाने के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सब लोग जानते हैं यहां तक की बातें, तो ये पहचान की बात थी और ये थी आपकी क्रिया की सेकंड फॉर्म की बात। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं उनकी ओर हम बढ़ते हैं। तो जब हमने वर्ब की बात की तो वर्ब में आपने क्या पढ़ा था? वर्ब में आपने पढ़ा था कि इन पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म इज यूज्ड और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। या तो आएगा क्रिया का सेकंड फॉर्म या डिड के साथ में क्रिया का, या तो सेकंड फॉर्म या डिड के साथ में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इट इज, समझिएगा, पे अटेंशन ऑन द कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव यूज्ड डिड, यदि आपने डिड का प्रयोग किया है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि डिड ऑल्सो द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट मीन, पास्ट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जहां पास्ट आएगा वहां पर क्रिया का सेकंड फॉर्म जरूर आएगा। अब आप या तो क्रिया की सेकंड फॉर्म लिख रहे हैं और फिर यहां आप लिखेंगे डिड के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो बात क्लियर है। अब इस टेंस का प्रयोग कहां होता है? अब हम बात कर रहे थे सीक्वेंस की कि इस टेंस का प्रयोग कौन कौन से टेंसों के साथ किया जाता है। तो सबसे पहले इसके प्रयोग, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, जो हमको परीक्षा में पूछा जाएगा, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, पहचान से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आता बोर्ड के अंदर। ठीक है, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न पूछा जाएगा इसका यूज कहां किया जाता है। फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो लेट अस सी यूज ऑफ द टेंस। यूज ऑफ द टेंस, इस टेंस का प्रयोग कहां करते हैं ये हमको अब देखना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, we will discuss one by one. फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि सपोज कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस
In conditional sentence, past indefinite is used with future indefinite in past. As I have explained you, थोड़ा अलग हटके अब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं कि कंडीशनल क्या होता है। जैसा कि पिछली क्लास में when I taught you present simple, present indefinite, I taught you about the conditional sentences. There are three conditions of conditional sentence. First one condition, if clause, first form, SIS form, shall, will plus first form. इधर देखिए, पहले समझ लीजिए क्या है। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दो क्लोज होती हैं। देयर आर टू क्लोजेज इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? देयर द सेंटेंस विल एक्सप्रेस द कंडीशन। जो एक्सप्रेस द कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं, जिनमें एक शर्त होती है। शर्त को बताने वाले वाक्य कंडीशनल वाक्य कहलाते हैं। और कंडीशनल जो वाक्य होते हैं उनमें दो क्लोज होती हैं। देयर आर टू क्लोजेस। कौन कौन सी? एक तो कंडीशनल क्लोज और एक रिजल्ट क्लोज। और ये सेंटेंस इफ से स्टार्ट होते हैं। इफ और एक इस प्रकार से दो क्लोज हैं। और इन द क्लोज वेयर इफ इज यूज्ड इज कॉल्ड द कंडीशनल क्लोज। जिस क्लोज के अंदर इफ यूज किया गया हो उस क्लोज का नाम होता है कंडीशनल क्लोज। और दूसरी जो क्लोज होती है उसको हम कहते हैं मेन क्लोज, या इसका मैंने नाम दिया था रिजल्ट क्लोज ऑल्सो। ओके, तो इन कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? द सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सेंस ऑफ कंडीशन। जनरली कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट्स विद इफ। सामान्यतः ये वाक्य इफ से बनाए जाते हैं और इन वाक्यों में एक शर्त का भाव होता है। और दूसरी चीज मैंने कहा कि कंडीशनल सेंटेंस देयर आर टू क्लोजेज, दो क्लोज होते हैं। इन कंडीशनल सेंटेंस देयर आर टू क्लोजेज। फर्स्ट इज कंडीशनल क्लोज, सेकंड इज मेन क्लोज। अब गेट द पॉइंट। इफ देयर इज, गेट द पॉइंट, देयर इज पास्ट indefinite in conditional clause, then we have to use should, would plus first form। तो देखिए डायग्राम की ओर देखिए। मैंने कहा कि दो क्लोज है, एक तो इफ से बनने वाली क्लोज है और इफ क्लोज के साथ में या तो आप क्रिया की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं और या फिर आप डेड के साथ में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो उसका जो सेकंड क्लोज होगा वो शुड और पुर के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो समझिए ये चीज मैंने इधर लिखा है। मैंने कहा देयर आर टू क्लोजेज इन कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस? तो मैंने कहा द सेंटेंस इन विच वी एक्सप्रेस ए कंडीशन। एक ऐसा वाक्य जिसमें हम एक कंडीशन बताते हैं, वो कंडीशन का मतलब शर्त बताते हैं। और इन वाक्यों में दो क्लोज होती हैं। अब देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। हियर इट इज द होल सेंटेंस, ये पूरा एक वाक्य है। इन दिस सेंटेंस देयर आर टू क्लोजेज, इट इज द क्लोज एंड सेकेंड वन इट इज ऑल्सो ए क्लोज। ठीक है, देयर आर टू क्लोजेज, फर्स्ट क्लोजेज, सेकेंड क्लोजेज। ठीक है, इट इज द फर्स्ट क्लोज, इट इज द सेकेंड क्लोज।
Next, the point to be noted is that where if is used, in which clause if is used, जिस क्लोज के अंदर if दिया गया है उस क्लोज का नाम मैंने क्या बताया था, वो कंडीशनल क्लोज होती है। और जिधर उसका रिजल्ट दिया गया होता है उसके परे जो क्लोज होती है उसको मैंने कहा मेन क्लोज या रिजल्ट क्लोज कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी क्लोज हो गई? इट इज द कंडीशनल क्लोज और इट इज रिजल्ट क्लोज। तो आई कैन राइट हियर कंडीशनल क्लोज और इट इज द मेन क्लोज, और या मैं कह सकता हूं आरसी रिजल्ट क्लोज ऑल्सो। ओके, इन कंडीशनल सेंटेंसेस इट इज द सेकेंड कंडीशन। अब ये दूसरी कंडीशन है। एक कंडीशन आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ी थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था कि इफ के साथ में वहां पर पढ़ा था कि इफ के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा तो उसका जो रिजल्ट क्लोज आएगा वो सेल बिल प्लस फर्स्ट फॉर्म में होगा। क्लियर है? इन दिस सेंटेंस इट इज द फर्स्ट कंडीशन, इट इज द फर्स्ट कंडीशन और दैट वन इज द सेकंड कंडीशन। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट इन पास्ट के साथ हो रहा है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट इन पास्ट क्या होता है? सेल और बिल प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये तो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। और इस फ्यूचर इंडेफिनिट को हम पास्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? सेल का बन जाएगा शुड, बिल का बन जाएगा बुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो जब इफ देयर इज फ्यूचर इंडेफिनिट इन पास्ट इन रिजल्ट क्लोज, if there is future indefinite in past means should would plus first form in the result clause, then we should use past indefinite or second form in the conditional clause। जब रिजल्ट क्लोज के अंदर शुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया गया हो या पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट इन पास्ट दिया गया हो तो कंडीशनल क्लोज के अंदर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा कि जब कंडीशनल सेंटेंस की रिजल्ट क्लोज के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट दिया गया है, अब इसको लिख लीजिएगा। अब इसी स्ट्रक्चर पर हमारे कुछ बैक होंगे। देखिए अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं। इफ ही हार्ड ही बोरो पास द एग्जाम और यहां पर एक क्रिया दी गई है वर्क। अब हम देख रहे हैं कि जैसे इफ आया तो हमको पता लग गया कि इफ से क्या पता लग रहा है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। जब ये कंडीशनल सेंटेंस है तो कंडीशनल सेंटेंस की ये जो क्लोज है ये कंडीशनल क्लोज है और ये जो दूसरी क्लोज है ये रिजल्ट क्लोज है। मैंने अभी यही कहा था कि जिस क्लोज में इफ दिया गया होता है वो कंडीशनल और उसके परे जो क्लोज होती है ये आपकी रिजल्ट क्लोज है। फिर आई एक्सप्लेन यू दैट इफ देयर इज फ्यूचर इंडेफिनिट इन पास्ट मीन वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। जब रिजल्ट क्लोज में तो ये रिजल्ट क्लोज हो गई आपकी, ये आपका हो गया रिजल्ट क्लोज और ये कौन सा हो गया आपका? ये आपका कंडीशनल क्लोज हो गया।
तो खालिस्तान किधर दिया गया है? तो देखिए खालिस्तान दिया गया है कंडीशनल क्लोज के अंदर, ये खालिस्तान है, ठीक है। ब्लैंक कहां पर है? इन कंडीशनल में। तो देखिए ये ध्यान देना कि रिजल्ट में कौन सा टेंस आया है। तो रिजल्ट में टेंस दे रखा है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। जब रिजल्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आया हो तो कंडीशनल में सेकंड फॉर्म भरनी है, यानी वर्क का सेकंड फॉर्म आ जाएगा वर्कड। तो इसका आंसर होगा यहां पर वर्कड। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल और देखिए, कुछ और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। देख जैसे इफ सी मेड हरी see the train, और क्रिया यहां पर दी हुई है कैच। बेटा सबसे पहले आपको देखना है कि क्लोज पहचाननी है। ये कौन सी क्लोज हुई आपकी? तो ये आपकी कंडीशनल क्लोज है। अब कंडीशनल क्लोज में ऑलरेडी टेंस दिया गया है। देखिए अगली क्लोज कौन सी है? तो ये आपकी हो गई आपकी रिजल्ट क्लोज या मेन क्लोज कहें तो। अब मेन क्लोज में ब्लैंक है। जब रिजल्ट क्लोज में खाली स्थान दिया गया है तो सोचिए इस स्ट्रक्चर को देखिए कि इधर कंडीशनल सेंटेंस में कौन सा टेंस आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट। तो सोचिए दूसरी क्लोज में कौन सा टेंस आएगा? तो यहां पर आएगा शुड या वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी यहां जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बोडो, इसका आंसर होगा बोडो कैच। और देखिए they would see the Taj if they to आगरा। बजट बर्फ दी गई है। सोचिए अब थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए सेंटेंस को बदल दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है, थोड़ा सेंटेंस को बदल दिया है। यहां देखिए दे वुड सी द ताज, यहां पर दो बार लिख दिया है दे वुड सी द ताज इफ। तो देखिए ये कौन सी क्लोज है? अब इसको हम देख रहे हैं तो ये कौन सा क्लोज हो गया? तो ये आपका फ्यूचर इन पास्ट आ रहा है, यानी फ्यूचर इन पास्ट दिया गया है और इधर इफ दिया गया है। तो मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि जिधर इफ आता है वो आपकी कंडीशनल होती है। तो कंडीशनल क्लोज कहां पर है? पीछे आइए। पहले कौन सी क्लोज है? तो ऐसा भी हो सकता है कि मेन क्लोज पहले हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, यानी कंडीशनल क्लोज पहले आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। तो अब कंडीशनल क्लोज कहां पर दी गई है? पीछे दी गई है। तो कंडीशनल क्लोज में टेंस कौन सा चाहिए? इट इज फिक्स। ये बिल्कुल निश्चित है, फिक्स है कि कंडीशनल में जब सेकंड फॉर्म आ रही है तो रिजल्ट में शुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब यहां पर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो कंडीशनल में तो सेकंड फॉर्म में ही आएगी। तो यहां इसका आंसर क्या आएगा? वेजिटेट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ में हम फ्यूचर परफेक्ट इन पास्ट के साथ में
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद मैं अगले पॉइंट पर बढ़ता हूं। और पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कहां पर होता है? तो इन सपोजिशनल सेंटेंस, जहां पर हम कोई सपोजिशन करते हैं, कोई कल्पना करते हैं। सपोजिशन का मतलब होता है कल्पना। इन इमेजिनेशन, इन द इमेजिनरी क्लोज, या हम कहें आई कैन से इन इमेजिनरी क्लोजेज पास्ट इंडेफिनिट इज यूज्ड। यानी इमेजिनरी क्लोज के अंदर, इमेजिनरी कंडीशन में जहां कोई कल्पना की जाती है और जिन वाक्यों में कल्पना की जाती है उन्हें सपोजिशनल सेंटेंस कहते हैं। ओके तो सपोजिशन करने वाले कुछ शब्द होते हैं। इफ, एज इफ, there are some words as if, as though, I wish, she wishes, both that, these are some words that express supposition। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सपोजिशन को दिखाते हैं, सपोजिशन व्यक्त करते हैं। तो सपोजिशन को समझिए, क्या होता है सपोजिशन? जिन वाक्यों में कोई कल्पना की जाती है। मैं कह रहा हूं काश मैं एक राजा होता हूं, नहीं, इट इज इमेजिनरी, एक इमेजिनेशन है। जहां इमेजिनरी होती है, कोई व्यक्ति कोई कल्पना करता है, वहां हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज, इन इमेजिनरी सेंटेंस, इन सपोजिशनल सेंटेंस, वर्ब is used with singular or plural subject। ये ध्यान देना है आपको। मैंने कहा कि जिन वाक्यों में कोई इमेजिनरी होती है, उन वाक्यों में कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ में वर का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है ध्यान दीजिए। एक सेंटेंस देखिए, ही टॉक्स एज इफ ही माई बॉस, और यहां पर है क्रिया बी। इस बी क्रिया से आपको करेक्ट फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि आपको यह देखना है कि इसमें एज इफ दिया गया है, और एज इफ इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सपोजिशन। एज इफ वो शब्द होता है जो सपोजिशन एक्सप्रेस करेगा, यानी कल्पना दिखाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया है इस वाक्य के अंदर कि ये एक सपोजिशनल वाक्य है, भले ही इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया है, नो मैटर।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यह देखना है कि यहां पर एज इफ दिया गया है और एज इफ इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस द सेंस ऑफ इमेजिनरी, द सेंस ऑफ इमेजिनेशन। ये एज इफ एक ऐसा शब्द है जो इमेजिनेशन का सेंस देता है। दैट इज वाई इट इज ए सपोजिशनल सेंटेंस, इसलिए सपोजिशनल वाक्य है। और सपोजिशनल वाक्यों में अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है, तो अब क्रिया भर लीजिए। अब क्रिया भरेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी, मतलब बी क्रिया का सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ बी। और बी का जो सेकंड फॉर्म बनाते हैं यानी बी क्रिया का, अब इन माय प्रीवियस क्लास आई हैव डिटेल्ड डिस्कस अबाउट बी वर्ब। इस बी क्रिया के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। बी का जो फर्स्ट फॉर्म बनता है इस प्रकार से बनते हैं, फर्स्ट फॉर्म इसका एज एम आर बनता है और सेकंड फॉर्म इसका बॉज या बर बनता है। तो बी का हमको यहां पर कौन सा फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म। और बी का सेकंड फॉर्म बनेगा या तो बनेगा बॉज और या आएगा यहां पर बर। ओके, तो अभी मैंने नोट करके लिखवाया था, स्टार करके लिखवा रहा हूं कि जिन वाक्यों में सपोजिशन होती, इमेजिनरी होती है, जहां पर एक कल्पना होती है, उन वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ यानी एक वचन बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ बर का प्रयोग होता है, पॉज का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर ही है, तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बर का। ये मैंने स्पेशल आपको नोट करके लिखवाया है। क्लियर है? तो यहां पर उत्तर क्या आएगा इसका, इसका आंसर होगा वर। देखिए बुर्देट सी माई फ्रेंड, और यहां वही आपकी क्रिया है बी। अब आप देखिए बुर्देट, बुर्देट क्या शो कर रहा है, बुर्देट इज ए फ्रेज विच एक्सप्रेस द सेंस ऑफ इमेजिनरी। ठीक है, इट फॉर्म द सपोजिशनल सेंटेंस, तो बुर्देट सपोजिशनल सेंटेंस बनाएगा। ये कह सकते हैं कि ये एक सपोजिशनल वाक्य है और सपोजिशनल वाक्य में क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म मतलब बी का सेकंड फॉर्म आएगा और फिर कह रहा हूं मैं बी का सेकंड फॉर्म पॉज वर्ब बनेगा। तो यहां कर्ता सिंगुलर है लेकिन क्रिया फिर भी क्या आएगी, एक वचन के साथ में भी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? और देखिए इफ आई द प्राइम मिनिस्टर इफ आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वही क्रिया है आपकी, काश में भारत का प्रधानमंत्री होता, उन्हें होता। तो इफ से क्या पता लग रहा है, वही सपोजिशन दिखा रहा है, तो वही क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो आई के साथ में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर बर का प्रयोग करेंगे। I wish he I wish my house near
हिज शॉप, वो एक क्रिया है बी। काश मेरा घर उसकी दुकान के पास होता। ठीक है। तो बेटा आई विश क्या दिखा रहा है? सपोजिशन दिखा रहा है। तो यहां पर वही क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी और क्रिया की सेकंड फॉर्म वही बॉज और वर बनते हैं। यहां पर माई हाउस सिंगुलर नंबर है, तो मैंने तो कह ही रहा हूं, यहां पर मैंने स्पेशल आपको नोट करके लिखा दिया है कि हमेशा वर का प्रयोग करना है सपोजिशन में। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो वर्ब आएगी वो आएगी वर। तो इस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस में, इन कंडीशनल वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट के साथ में सपोजिशनल यानी इमेजिनरी कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट की परिभाषा यानी इसकी पहचान, और पहचान में हमने पढ़ा था द एक्शन हैज हैपेंड, काम पूरा हो चुका है। सेकंड चीज हमने पढ़ी थी इसमें वर्ब कौन सी आती है, तो क्रिया की सेकंड फॉर्म वर्ब आती है। जब हमने इसके यूज की बात की तो मैंने सबसे पहला इसका प्रयोग बताया कि इसका प्रयोग होता है कंडीशनल सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट इन पास्ट के साथ, यानी किसके साथ में? शुड, बोडो प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो दूसरी तरफ आप यूज कर रहे हैं सेकेंड फॉर्म और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इट मीन with future indefinite in past, simple past is used। सेकेंड चीज हमने पढ़ी थी इन इमेजिनरी सेंटेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और इसके बाद और इसके बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे टेंसों के साथ इसके प्रयोग होते हैं, और अन्य इसके यूजेस की बात करेंगे हम अगली क्लास में। और तब तक के लिए आप नोट्स बनाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए जो वीडियोज हैं मेरे वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके बाद कंटिन्यू अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके अगले यूजेज की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।